पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था ह्रास का अर्थ और ह्रास के अन्य जो नाम हैं, वो उसमें मैंने आपको बताया था। अगर आपको नोट्स बनाने हैं, तो आप नोट्स यहाँ से बना सकते हैं और पिछली वीडियो अगर नहीं देखी है, तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप वहाँ पर देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर डेप्रिसिएशन ह्रास यहाँ पर लिखा हुआ है ही, तो इसके लिए अगर हम बात करें कि लिखने का क्या तरीका अपनाएँ, वैसे तो ये है कि जितना अर्थ बता दिया, उसी से आप अपनी भाषा में नोट्स बनाएँगे, तो ज़्यादा अच्छा है। फिलहाल अगर अपनी भाषा में नोट्स नहीं बनाए हैं, तो मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। इस तरह से आप यहाँ पर लिख सकते हैं, लेकिन बिल्कुल इसकी कॉपी ना करें। इसको भी अपनी ही भाषा में लिखें। जैसे यहाँ लिखा है, प्रत्येक व्यवसायी एवं निर्माता को व्यवसाय संचालन हेतु विविध प्रकार की स्थायी संपत्तियों की आवश्यकता होती है। कौन-सी विविध प्रकार की स्थायी संपत्तियों की, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में ही बताया था, जो ह्रास लगता है व्यापार के अंदर, कारखाने के अंदर, फैक्ट्री के अंदर, कंपनी के अंदर, तो वो केवल और केवल स्थायी संपत्तियों पर ही लगाया जाता है। तो प्रत्येक संपत्ति के प्रयोग करने एवं उससे सेवा लेने की एक सीमा अवधि होती है। हर संपत्ति की एक जीवन काल होता है कि वो संपत्ति कब तक कार्य कर पाएगी, कब तक वो प्रयोग में आएगी। इसके बाद बात आती है कि संपत्ति के निरंतर प्रयोग के कारण या अन्य किसी कारण से उसके मूल्य में, उपयोगिता में अथवा कार्य क्षमता में धीरे-धीरे कमी आती जाती है। एक समय ऐसा भी आता है कि जबकि वह संपत्ति काम करने योग्य नहीं रहती है। अतः संपत्ति के कार्यकाल में विभिन्न कारणों से उसके लागत मूल्य में होने वाली कृमिक कमी को ही ह्रास, इसमें मैंने अन्य नाम भी आपको बताए थे, वो ह्रास भी किसको कहते हैं, अपकर्ष भी इसको बोलते हैं, घटौती भी बोलते हैं, अपक्षयण भी बोलते हैं, और भी नाम इसके हैं, अवमूल्यन भी इसको बोला जाता है। अवमूल्यन भी इसको बोला जाता है। तो इस तरह से ही हमारे पास इसका पूरा-पूरा इसका अर्थ हो गया। तो इस तरह से आप अपने पास इसको नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, किसी डायरी में लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपको ये ना दिखे, स्क्रीनशॉट लेकर के ये आपको क्लियर क्लियर दिखेगा। इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप अपने पास नोट्स बना सकते हैं। अगर इसकी हम आगे बात करें परिभाषा की, तो परिभाषा को देखें, परिभाषाएँ कई विद्वानों द्वारा यहाँ पर दी गई हैं। जैसे सबसे पहले परिभाषा हमारे पास दे रखी है, ह्रास की परिभाषा। यहाँ पर ये 2 शब्दों से ह्रास बनता है। उसी के दोनों शब्दों का यहाँ पर अर्थ देखेंगे कि ह्रास को अंग्रेजी में डेप्रिसिएशन कहा जाता है। अंग्रेजी में डेप्रिसिएशन कहा जाता है। अब डेप्रिसिएशन 2 शब्दों से बना है, डी और एक प्रेटियम। ये जो प्रेटियम शब्द है, ये मूल्य को ही बोला जाता है, प्राइस को बोला जाता है। तो इस तरह से ये 2 शब्द हो गए, प्राइस या फिर वैल्यू, जो प्रीमियम का ही है, प्रेटियम का। तो ये 2 शब्दों से मिलकर के बन रहा है। अतः ह्रास का शाब्दिक जो अर्थ होगा, वो होगा मूल्य में गिरावट। मूल्य में गिरावट कैसे होगा? क्योंकि ये जो डी शब्द यहाँ पर दे रखा है, डी, डी का मतलब हो गया गिरावट, और प्लेटियम का मतलब हो गया प्राइस, यानी कि प्राइस में गिरावट, मूल्य में गिरावट या मूल्य की गिरावट। इस तरह से एक परिभाषा हमारे पास में ये हो गई, और इसके बाद आगे और परिभाषाएँ दे रखी हैं। जैसे कि परिभाषा हमारे सामने ये है, कार्टर के अनुसार, ये विद्वान हैं, इनके बहुत ही ज़्यादा योगदान कॉमर्स में है, वाणिज्य में आपको मिलेगा। तो इनकी जो द्वारा जो परिभाषा दी गई है, वो है कि एक संपत्ति के मूल्य में किसी भी कारण से होने वाली शनैः-शनैः, शनैः-शनैः का मतलब होता है धीरे-धीरे, और स्थायी कमी को ह्रास कहा जाता है। ये कॉर्टर के अनुसार है, याद करने में सबसे अच्छी परिभाषा है। विलियम्स के अनुसार भी परिभाषा दी गई है, जे.आर. विलियम्स हैं ये, और ह्रास संपत्ति के मूल्य में प्रयोग होने के कारण होने वाली कमी है। बिल्कुल एक लाइन में इन्होंने परिभाषा को पूरा परिभाषित कर दिया है। स्पाइसर एवं पैगलर हैं, इन दोनों के अनुसार जो परिभाषा है, वो परिभाषा दी गई है कि ह्रास स्थायी संपत्तियों के क्रियात्मक जीवन की समाप्ति की माप है, जो एक निश्चित समय में किसी भी कारण से हुई हो। कारण कुछ भी हो, एक निश्चित समय हो, उसमें कमी हुई हो, ये इनके अनुसार है। और अगली परिभाषा है पाइल के अनुसार। अब पाइल की परिभाषा जो है, स्थायी संपत्ति की सेवा लागत में प्रतिदिन होने वाली कमी ही ह्रास है। ये पिकल्स के अनुसार परिभाषा दी गई है कि एक संपत्ति के मूल्य में गुणात्मक एवं मात्रात्मक स्थायी एवं सतत कमी ह्रास कहलाती है।
ये हमारे पास में इसकी परिभाषाएँ हैं। अब परिभाषाओं के बारे में मैं बता दूँ आपको, अगर आप कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, कॉमर्स की किसी भी कॉम्पिटिशन, किसी भी पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें ये क्वेश्चन आते हैं, उसमें ये परिभाषाएँ दे दी जाती हैं और 4-4 विद्वानों के, राइटरों के नाम दे दिए जाते हैं और पूछा जाता है, ये परिभाषा किसके अनुसार है? इसको आप अपने पास नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं, आपको यहाँ पर पूरा स्क्रीनशॉट ये मिल जाएगा। ये